हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा, टीचर इन गोस्तर इंग्लिश मीडियम स्कूल। हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर पे, जो रिलेटेड है 9th क्लास से, और ये ग्रेविटेशन का 4th वीडियो लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग को आगे पढ़ना है केपलर्स लॉ क्या होता है, जिसे केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन भी कहा जाता है। केपलर एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे। हिंदी में एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोल शास्त्री बोला जाता है, जो प्लैनेट के बारे में रिसर्च करते हैं। तो वो 3 लॉ दिए अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ प्लैनेट, कि किस हिसाब से कैसे मोशन करता है प्लैनेट, उसके हिसाब से वो 3 लॉ दिए, जिसे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा जाता है। इन अर्ली टाइम, जो प्राचीन काल में या फिर पुराने ज़माने में कह सकते हैं, साइंटिस्ट रिगार्डेड दैट द अर्थ एज अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स। मतलब साइंटिस्ट सोचते थे कि जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है वो हमारा अर्थ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो शुरुआती समय के साइंटिस्ट मानते थे कि जो अर्थ है वो एज अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। इन 1543 एक एस्ट्रोनॉमर आए, निकोलस कोपेरनिकस, जो सजेस्ट किए कि अर्थ जो है एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। ये सही है कि वो बताएं कि अर्थ और अदर प्लैनेट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करता है, जैसा अभी हम लोग जानते हैं। तो उसके बाद एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर आए, जोहान केपलर, जिसके बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है। डेराइव 3 लॉ ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट। तो वो 3 लॉ दिए ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट के मोशन के हिसाब से वो 3 लॉ दिए, जिसे कहा जाता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, वो 3 लॉ क्या था। केपलर्स लॉ पढ़ने के लिए इलिप्स का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तो थोड़ा इलिप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसा जो शेप जो दिखाई दे रहा है उसे इलिप्टिकल शेप कहा जाता है। अगर 2 लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, दो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो वो उसका एक्सिस फॉर्म करता है। छोटा वाला जो एक्सिस फॉर्मेशन होगा वो माइनर एक्सिस कहलाएगा, और जो बड़ा लेंथ में जो बड़ा होगा वो मेजर एक्सिस कहलाएगा। इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। फोकस मतलब जो मेजर एक्सिस में प्रेजेंट रहेंगे और सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है, F1 और F2 जो है वो फोकस ऑफ, मतलब 2 फोकस ऑफ इलिप्स है। फोकस तो सिंगुलर टर्म है, और जब यहाँ 2 फोकस का बात हो रहा है तो उसे फोकी कहा जाता है। मतलब प्लूरल ऑफ फोकस इज कॉल्ड फोकी। मतलब मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकी। इसके बारे में अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप केपलर्स लॉ पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केपलर्स लॉ क्या होता है। केपलर्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये अभी समझ में आएगा। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग एन इलिप्टिकल पाथ। तो जो हर एक प्लैनेट है वो इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड मूव करता है। एंड द सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ इट्स फोकी ऑफ इलिप्टिकल पाथ। तो जो इलिप्टिकल पाथ होगा उसके फोकी पे, एक फोकी पे सन प्रेजेंट होगा। कोई भी हो सकता है फोकस, दोनों में से एक फोकी पर सन प्रेजेंट होगा। तो ये है केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। वो कहें कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, हर एक प्लैनेट रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। उसका जो पाथ होगा वो इलिप्टिकल होगा हर एक प्लैनेट का। एंड द सन इज़ लोकेटेड एट वन ऑफ इट्स फोकी ऑफ इलिप्टिकल पाथ। और जो सन जो प्रेजेंट होगा वो इस इलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पे प्रेजेंट होगा। और मतलब अगर मान लिया पाथ बड़ा है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, वो फोकस पे ही प्रेजेंट रहेगा। अगर आप यूरेनस नेपच्यून का बात कर रहे हैं तो उनका जो ऑर्बिट है वो बहुत दूर है, मतलब डिस्टेंस दूर है, तो वो ऑर्बिट भी बड़ा होगा, लेकिन भी जो सन है वो उसके एक फोकस पे प्रेजेंट रहेगा। अब आगे है केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसे लॉ ऑफ एरिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ एरिया इसलिए क्योंकि ये एरिया से रिलेटेड होगा। अकॉर्डिंग टू दिस, द लाइन joining द सन एंड द planet sweeps इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब अगर कोई प्लैनेट है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन, तो वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। मतलब अगर आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, तो अगर कोई प्लैनेट
P1 से P2 पहुंचने में T टाइम ले रहा है, और दूसरे साइड या कहीं पे भी P4 से P3 पहुंचने में या P3 से P4 पहुंचने में भी वो T टाइम ले रहा है, तो वो सन से अगर उन सब पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो एरिया फॉर्मेशन होगा, जो ए लिखा हुआ है, वो इक्वल एरिया होगा। मतलब P1 S और P2 और P4 S और P3 दोनों एरिया बराबर होगा। अब स्टेटमेंट समझ में आएगा। इट स्टेट्स दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, अगर आप सन से प्लैनेट का लाइन ज्वाइनिंग करें तो वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। वही लिखा हुआ है नीचे, इफ़ द टाइम इंटरवल फ्रॉम P1 टू P2 इज सेम एज दैट ऑफ C to D। यहाँ पे कुछ गलत है, C to D के जगह पे आप P3 to P4 कर दीजिए, जो फिगर में दिखाई दे रहा है। तो अगर टाइम इंटरवल P1 से P2 और सेम है P3 से P4 का, देन एरिया ऑफ P1 P2S मतलब ऊपर वाला जो एरिया, एंड एरिया ऑफ P3 P4S आर सेम। तो नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया सेम होगा अगर टाइम इंटरवल दोनों का बराबर है तो। अब है कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इस पे अकॉर्डिंग टू दिस, द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय एनी प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, जो टाइम कोई एक प्लैनेट रिवॉल्व करने में सन के अराउंड लेगा, मतलब जैसे हमारा अर्थ 365 लेता है, 365 डेज, स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, याद रखिएगा, स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, जितना भी टाइम टेकन होगा उसका स्क्वायर, मतलब 365 का होल स्क्वायर का बात हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल पाथ। मेजर एक्सिस का आधा, हम लोग पढ़ चुके हैं मेजर एक्सिस क्या होता है, तो उसका सेमी मतलब उसका आधा उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अब देखिए फिर से एक बार समझिए तो समझ में आएगा। द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय एनी प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल पाथ। मतलब अगर टाइम कोई प्लैनेट टी ले रहा है तो, और उसका जो सेमी मेजर एक्सिस का आधा जो है सेंटर से उसका एक साइड, वो आर है, मान लिया आर डिस्टेंस है, तो अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। वहाँ जहाँ पे टी जो है वो टाइम टेकन है, टाइम टेकन बाय दैट प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, एंड आर जो है उसका सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है, मतलब मेजर एक्सिस के आधा का लेंथ है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू आर क्यूब, इसीलिए लिखा हुआ है। तो ये है केप्लर्स के 3 नियम। होप समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।